Good morning class 9. Today we are going to continue our chapter और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द वीमर रिपब्लिक के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ वीमर रिपब्लिक। तो वीमर रिपब्लिक क्या था? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 1914 से 1918 तक चला, जर्मनी जो थी वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर लड़ रही थी और इनके अपोजिट अलाइज्ड पावर थे जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे। स्टार्टिंग में जर्मनी ने काफ़ी अच्छा गेन किया, फ्रांस बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन जैसे ही यूएस की एंट्री हुई तो जर्मनी की हार हो गई। और जैसे ही जर्मनी हारा उसके बाद वहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, उनमें से एक चेंज था नेशनल असेंबली का बनना। एक नेशनल असेंबली मिली वीमर एक जगह पर और उन्होंने वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें डेप्यूटीज़ को इलेक्ट किया गया, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इसमें लीडर्स थे, उनको डेप्यूटीज़ किया गया। और इन डेप्यूटीज़ ने क्या करा, एक जर्मन पार्लियामेंट को फॉर्म किया जिसका नाम रीचस्टैग रखा। और ये जो डेप्यूटीज़ थे इनको चुना गया बाय यूनिवर्सल वोट्स, और इसमें वुमेन्स ने भी वोट किया था। यानी जितने भी एडल्ट्स थे इंक्लूडिंग वुमेन, उन सब ने वोट्स करके डिप्यूटीज़ को चुना और डिप्यूटीज़ ने रीचस्टैग को फॉर्म किया। ठीक है, अब ये जो डिप्यूटीज़ ने गवर्नमेंट बनाई इसका नाम था द वीमर रिपब्लिक। इसी गवर्नमेंट को हमने वीमर रिपब्लिक का नाम दिया। लेकिन ये जो वीमर रिपब्लिक थी वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद एक ट्रीटी हुई, पीस ट्रीटी, समझौता जब वॉर के बाद होता है उसको ट्रीटी कहते हैं। और ये ट्रीटी जो थी ये वर्सेल्स में हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इसको कहते हैं। और इस ट्रीटी में बहुत हार्श रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई थी जर्मनी के ऊपर। देखिए, ये जर्मनी का इस मैप में आप देखेंगे तो जर्मनी का पूरा पार्ट था। इसमें से जो पिंक वाला पार्ट है ये सारा पार्ट जर्मनी से ले लिया गया। वैसे देखे जाए तो ये जर्मनी का इतना ज़्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जर्मनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। ऐसा क्यों, ऐसा हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर ये जोन को पढ़ना है जिसको हम रीनलैंड कहते हैं। ये डीमिलिटराइज जोन था। ये जोन इसलिए बनाया गया था ताकि जर्मनी जो है वो दूसरे देशों पर अटैक करे तो उनको पहले ही पता चल जाए। ये एरिया जो था रीनलैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, कोई भी मिलिट्री नहीं रहेगी। चलिए, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में बहुत हार्श और ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी जो थी ये साबित हुई जर्मनी के लिए। कैसे? जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज़, जो भी उसकी कॉलोनीज़ थी, उनको खो दिया। यानी जर्मनी का अब किसी भी कॉलोनी पे कोई कंट्रोल नहीं है। और ये कॉलोनीज़ 1/10 ऑफ जर्मनी पॉपुलेशन थी। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज़, देखो 13% इसका पूरे लैंड का ले लिया था। और उस 13% लैंड की इंपॉर्टेंस देखिए, 75% आयरन और 26% कोल जो थे वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया में बट गए। ठीक है, यानी जर्मनी से 70% उसका आयरन ले लिया गया। ये जो लैंड जर्मनी से लिया गया ऊपर मैप में, ये ऐसा एरिया था जहाँ पर जर्मनी के रिसोर्सेज थे। इसके अलावा जर्मनी पे 6 बिलियन पाउंड का वॉर लोन या वॉर टैक्स इम्पोज किया गया। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन वॉर बट द डिस्ग्रेस एट वर्सेल्स। अब जर्मन्स जो थे वो वीमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते थे अपनी हार के लिए भी और जो ट्रीटी थी उसके लिए भी। अफेक्ट्स ऑफ वॉर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अफेक्ट्स ऑफ वॉर। वॉर का क्या अफेक्ट हुआ जर्मनी के ऊपर। तो द वॉर हैज़ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। सिर्फ जर्मनी पर ही नहीं, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में जहाँ पर भी ये वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था वहाँ पर बहुत डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट थे, बहुत भयावह इम्पैक्ट थे। कैसे? द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। द रिपब्लिक कैरीड द burden of war, guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles. They were mockingly called the November criminals. The mindset had a major impact on the political development of the early 1930s, as we will see. देखिए क्या हुआ कि जो वीमर रिपब्लिक थी इसको
रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था वॉर के लिए भी, और जो ट्रीटीज़ इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी उसके लिए भी। अब ट्रीटीज़ में इतना सारा वॉर लोन था या बर्डन था, वॉर गिल्ट था, जिसको पे करते करते फाइनेंशियली क्रिपल्ड हो गई जर्मनी। जो सपोर्टर्स थे वीमर रिपब्लिक के, जैसे सोशलिस्ट, कैथलिक्स और डेमोक्रेट्स, इनके ऊपर अटैक्स होने लगे, और अटैक्स करवाते कौन थे? कंजर्वेटिव्स, नेशनलिस्ट सर्कल, जो कंजर्वेटिव्स होते थे वो, और इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन, सोल्जर्स को अब सिविलियन से ऊपर प्लेस करने लगे लोग। ठीक है। पॉलिटिशियंस, पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन। अब मेन जो है उसकी नीड कैसी है कि वो मेन, जो पॉलिटिशियन है वो चाहते हैं कि जो मेन्स हों, जो उनकी सोल्जर्स हों, कैसे हो? एग्रेसिव हो, स्ट्रॉन्ग हो और मैस्कुलिन हो। मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब लड़ा गया था वो ट्रेंचेस में लड़ा गया था। ट्रेंचेस क्या होते हैं? गड्ढे खोदे जाते हैं और उनमें सुरंग बनाई जाती है, उनको ट्रेंच कहते हैं। तो ज़्यादातर जो लड़ाई थी वो ट्रेंचेस में होती थी। तो इस ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया मीडिया के जरिए, लेकिन असल में वहाँ पर बहुत ही बेकार हालत थी। जो ट्रेंचेस थे वहाँ पर रैट्स होते थे, ठीक है, जो क्या करते थे? लाशों को खाते थे, तो उनके बीच में रहना पड़ता था। पॉइजनस गैसेस, एनिमी की शेल, इन सब को सहना पड़ता था। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा इन नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक स्फेयर वेयर पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। और अब कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवॉर यूरोप। और ये जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी वीमर रिपब्लिक की फॉर्म में, ये ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाई यूरोप में या जर्मनी में। ओके क्लास, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।